सियाराम ई लर्निंग में आपका स्वागत है, जहां पर मैं भूपमणि बरनवाल और यहां पर न सिर्फ आपको एकेडमिक बल्कि कंपटीशन यहां तक कि जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक की सारी नॉलेज आपको दी जाएगी। तो क्लास 10th पहला लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार, उसका क्वेश्चन आंसर बहुत ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आज का पहला क्वेश्चन जनरल सा क्वेश्चन है जो आप सब अपने घरों में बार बार यूज करते हो। क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ यक्स, वो पदार्थ कौन सा यक्स है के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। मतलब एक पदार्थ यक्स जिसके विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो पहले के जमाने में हमारे यहाँ सफेदी किससे होती थी? चूने से। आज के टाइम में पेंट आ गया है, एशियन पेंट्स है, दुनिया भर की चीजें हैं, बट पहले के टाइम में देखा जाए तो हमारे यहाँ पेंट करने के लिए हम चूने का इस्तेमाल करते थे। तो हम मार्केट से चूने को लेके आते थे, फिर उसको पानी में डिसॉल्व करते थे। तो जब हम पानी में उस चूने को डिसॉल्व करते थे या डालते थे या घोलते थे या विलय करते थे, तब आपने देखा होगा अपने घरों में उसमें से ए लॉट ऑफ एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा उष्मा निकलती है। और वो उष्मा अगर सपोज दैट किसी कारणवश उस जगह पे या उस बर्तन में आपका हाथ चला जाए तो ये पूरे चमड़े आपकी स्किन से क्या कर सकते हैं? निकलने का कार्य कर सकते हैं। ये कंडीशन है। इसलिए बेटा कुछ टाइम के लिए, ज्यादा नहीं, बस 2-4 मिनट के लिए हम चूने को पानी में डिसॉल्व करते हैं और फिर वैसे ही छोड़ देते हैं। फिर वो आपका ठंडा होता है और जैसे आप चाहें वैसे सफेदी करने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ, किसी पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग, किसी पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पहला क्वेश्चन क्या है? पदार्थ यक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। चलिए, यक्स का नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। यक्स का नाम है प्यारे बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। चलो, सपोज करते हैं आपको कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं लर्न है, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है हमारे पास। आपको कैल्शियम का संकेत याद होगा Ca, ऑक्साइड का संकेत याद होगा O। दैट्स क्लियर। अब देखो कैल्शियम की संयोजकता मैंने आपको स्टार्टिंग फेज में ही बताया था, क्लास 9 से पढ़ाते आ रहे हैं कि आपको अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो संकेत और संयोजकता दो चीजें दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी कोई भी फॉर्मूला आपके माइंड से उतर ही नहीं सकता। तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी होगी? 2। ऑक्सीजन की भी संयोजकता कितनी है? 2। कैल्शियम की संयोजकता 2 और ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2। दोनों की संयोजकताएं समान होने के कारण हमने एक दूसरे से क्या किया? तिर्यक गुणा। अब बहुत ध्यान से देखें तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? Ca2O2। Ca2O2। तो अगर दोनों जगह 2-2 नंबर आ रहे हैं तो दोनों 2 से क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या बना? CaO। हमारा फॉर्मूला क्या बना? CaO, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम CaO से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा पहला आंसर आ गया। पदार्थ यक्स का नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सूत्र लिखिए CaO। CaO जिसे और क्या कहते हैं? बिना बूझा चूना। बिना बूझा चूना, मार्केट से हम यही खरीद के लेके आते हैं, बिना बूझा चूना। मार्केट जब भी हम जाते हैं प्यारे बच्चों, यही चूना हम खरीद के लेके आते हैं जिसे हम कहते हैं बिना बूझा चूना। अगर इसका संकेत देखा जाए या फॉर्मूला देखा जाए या सूत्र देखा जाए तो CaO होगा और रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये इतना बड़ा आंसर था। अब दूसरा देखा जाए, ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ यक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। अब यक्स में जो हमें मिला है उसकी हमें जल से अभिक्रिया करानी है। एक सेकंड आराम से देखिएगा, उसकी हमें जल से अभिक्रिया करानी, करा रहे हैं। एक सेकंड, बस। जो पदार्थ हमें मिला है वो कौन सा है? जो पदार्थ हमें मिला है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। जो पदार्थ हमें मिला है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम इसी के बिहाफ पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ यक्स की जल के साथ अभिक्रिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड
रिएक्टेड विथ या अभिक्रिया करेगा जल से। जल का फॉर्मूला आप सबको लर्न होगा, H2O, दैट इज कॉल्ड जल। अब इसकी अभिक्रिया अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की H2O से कराते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होगी? योगात्मक अभिक्रिया। बहुत सिंपल वे है बेटा, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया होगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही हम जल में डिसॉल्व करेंगे हमें एक क्षार मिलेगा जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी। यहाँ ऊर्जा भी हमें मिलती है और उस ऊर्जा के कारण या उस उष्मा के कारण हम अगर उस बर्तन में अपने हाथ को डाल दें या हमारी उंगलियां चली जाएं तो इतनी ज्यादा एनर्जी इसमें पाई जाती है कि वो एनर्जी हमारी उंगलियों पर से मांसपेशियों की परत या मांस की परत को क्या करते हैं? हटाने का काम करते हैं। इसलिए बड़े सावधानी से आप कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डिसॉल्व करिएगा ताकि एनर्जी जो निकले वो 2-1 मिनट या 3 मिनट में अपने आप क्या हो, सही हो जाए और कोई दिक्कत ना हो। तो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बोझा चूना, बिना बोझा चूना, इसकी अभिक्रिया कराई गई किससे? जल से। तो कन्वर्ट क्या हुआ? बूझा हुआ चूना। इसे कहते हैं बूझा हुआ चूना। बूझा का मतलब होगा कि इसमें जो एनर्जी पहले थी वो एनर्जी आपकी रिलीज हो गई, बाहर की तरफ निकल गई। जैसे ही एनर्जी बाहर की तरफ निकली ये बिना बूझा से बूझा हुआ चूना चला गया। जैसे ही कागज जलाते हैं तो कागज को जला रहे हैं तो मतलब उसमें से एनर्जी क्या कर रही है? बाहर निकल रही है। कागज से एनर्जी बाहर निकली, कागज आपका पूरी तरह से क्या किया? राख में परिवर्तित होने का कार्य किया। सेम कंडीशन यहाँ पे है प्यारे बच्चों। ये कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड। और दूसरा रासायनिक नाम क्या होगा जो आपका बिना बूझा हुआ चूना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। पहला क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड, उसका नाम है, रासायनिक सूत्र होगा CaO और जनरल नाम है बिना बूझा चूना। इसकी अभिक्रिया जब भी हम जल से कराते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं बूझा हुआ चूना, क्योंकि यहां से एनर्जी क्या कर रही है? बाहर जाने का कार्य कर रही है। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको रिएक्शन समझ में आया होगा। 1 मिनट के लिए देख लेंगे। जी बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। आइए सर, आइए। थैंक यू सर। कभी कभी चलती क्लास के दौरान कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिन पर एक टीचर का बस नहीं होता है। टीचर को बहुत कुछ देखना पड़ता है। थैंक यू सो मच। उसको चलने दे पहले ना, वो तो अपने आप हो जाती है। थैंक यू सो मच। सर को बुला लीजिए। आइए सर, आइए, आइए सर, आइए सर। सर आप आ जाइए पहले, आप नहीं आएंगे तो फिर इधर आ जाइए, इधर इधर हम आपको दिए आप ही के लिए। मेरा बर्थडे थोड़ी, अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। भाई आप आगे सट जाइए। थैंक यू सर। बात कर थोड़ा सा। थैंक यू सर। सर आशीर्वाद। अरे सर ऐसा कुछ मत करिए, ठीक है सर, सब भाई है यहाँ। चलिए, जिससे बच्चे देख रहे हैं आपको सबकी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोल देना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बड़ा अच्छा लगा। लाइव क्लास, मतलब रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव क्लास हो, उसके दौरान एक बर्थडे हमने यहाँ पे सेलिब्रेट करने का काम किया और वो जन्मदिन किसी और का नहीं, मेरा ही था। तो हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में बहुत जल्दी से। तो ये रिएक्शन आपने देखा, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे सब कुछ समझाया गया कि कौन कैसे किसके साथ कहाँ पर मिलने का काम कर रहा है और कहाँ पर कौन सी घटना हो रही है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे प्यारे बच्चों। क्या लिखा हुआ है? जल के
वैद्युत, चलो वैद्युत इस तरह भी लिखते हैं, वैसे जनरल तौर पे हम इस तरह लिखते हैं, जनरल तौर पे हम इस तरह लिखते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। वैद्युत अपघटन के एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। दैट्स क्लियर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जल से। जल का फॉर्मूला H2O, जल का फॉर्मूला H2O, और जल में हमेशा कौन सी प्रक्रिया होती है? वैद्युत अपघटन। इसमें हम वैद्युत या इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे। जैसे ही जल में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, ये अपने अवयव में अपघटित हो जाते हैं, और वो अवयव कौन से होंगे? वो अवयव कौन से होंगे? H2 प्लस O2, H2 प्लस O2। दैट जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, अगर H2O में हम देखें तो दो परमाणु हाइड्रोजन के और एक परमाणु ऑक्सीजन के। तो जब इसमें हम वैद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये अपने अपघटकों में, यहाँ पे लिखा हुआ ना अपघटन, अपघटन का मतलब होता है जिससे वो मिल के बना है उसी में टूटने का कार्य करेगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के अणु है और एक ऑक्सीजन के अभी फिलहाल। अब इसके बाद तो वैद्युत अपघटन हो गया। इसके बाद आप देख रहे होगे यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है, बट ऑक्सीजन अगर देखा जाए मेरे लेके जाएगा 1 ऑक्सीजन एंड यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। तो बेटा बहुत ध्यान से देखना, ऑक्सीजन 1 आ रहा है तो 1 में हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 2 हो जाए? तो 1 से हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 हो जाएगा। H2O के आगे हम 2 लगा देते हैं। H2O के आगे जैसे ही हम 2 लगाते हैं, अब हमारा जल का जो अणु है वो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु जो 2 थे वो यहाँ पर भी कितने हो गए? 2। लेकिन इसके साथ साथ हाइड्रोजन कितना हुआ? 2 दूना 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें कितना लगाना होगा? 2। इस तरह से ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त होती है या संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त होते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो एक परखनली में, ये परखनली है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कलेक्ट किया गया है, और क्या कह रहा है? में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है? हाइड्रोजन भी आपका गैस है, ऑक्सीजन भी आपका गैस है, लेकिन ऑक्सीजन के 1 मोल है, ऑक्सीजन के 1 मोल है और हाइड्रोजन के 2 मोल हैं। यही कह रहा है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दुगनी क्यों है? तो सीधा सा आंसर है उपर्युक्त समीकरण को संतुलित, उपर्युक्त समीकरण को संतुलित करने पर, उपर्युक्त समीकरण को संतुलित करने पर हाइड्रोजन के 2 अणु प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन के 2 अणु तथा ऑक्सीजन के तथा ऑक्सीजन के तथा ऑक्सीजन के 1 अणु। दैट्स क्लियर। इस प्रकार हाइड्रोजन गैस की मात्रा, इस प्रकार हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन से दुगनी होती है, ऑक्सीजन से दुगनी होती है। दैट्स क्लियर। चलो क्वेश्चन भी वही है, उस गैस का नाम बताइए। तो आप सबने देख लिया वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जो गैस दुगनी मात्रा में पाई जा रही है वो हाइड्रोजन है, और जो अपने कॉमन फॉर्म में पाई जा रही है वो ऑक्सीजन है। तो दैट्स आंसर। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 मोल है और ऑक्सीजन के 1 मोल है। इस तरह से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो विखंडित हो रहा है या जो अपघटित हो रहा है, जो टूट रहा है, उसमें हाइड्रोजन के 2 अणु है तथा ऑक्सीजन का 1 अणु है। एक बार ध्यान से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें।
बहुत इजी क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। जब लोहे, लोहे का संकेत Fe, Fe का लैटिन नाम फेरम, फेरम, इसलिए फेरम से Fe बना है। ये इसका सामान्य नाम है। जैसे हम सोडियम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, सोडियम पढ़ते हैं तो सोडियम का संकेत Na होता है। Na मतलब नाइट्रियम, नाइट्रियम उसका लैटिन नाम है, वहां से लेते हैं। और सोडियम कॉमन नाम होने के कारण जनरली हम सोडियम ही बुलाते हैं। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 के बिलियन में डुबोया जाता है। मतलब आयरन को कॉपर सल्फेट में क्या किया गया, डुबोने का कार्य किया गया, डुबोया जाता है। तो बिलियन का रंग क्यों बदल जाता है, तो बिलियन का रंग क्यों बदल जाता है, ये पूछा है। तो सबसे पहले अभी हम पहले लेसन में हैं। आप तीसरे लेसन में चलेंगे तो धातु और अधातु, वहां पर एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक्टिवेशन सीरीज, सक्रियता श्रेणी। मेन बेस वही है, कौन तत्व किसके साथ अभिक्रिया कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसका सबसे बड़ा अगर हम बेस बनाएंगे तो सक्रियता श्रेणी उसकी बेस बनती है। जैसे अगली क्लासेस में आप चलोगे तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो होती है। वहां पे जो सबसे तेजी से सक्रिय तत्व होगा वो आपका क्षार धातु होता है, उससे कम क्षारीय मृदा धातु। और उसके बाद जितने भी आपके मेटल्स आते हैं, किसको छोड़कर, हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन पाया जाता है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इन सबको छोड़कर सबसे ज्यादा सक्रिय क्षार धातु है, क्योंकि इनके अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। आगे के क्लासेस में आप डिस्कस करोगे, थोड़ा सा आपको जानकारी दे दे। दूसरा क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका, ये दूसरी सक्रियता श्रेणी की धातु होगी। तीसरे नंबर पे आपका एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड वगैरह जितने भी आते हैं 1 2 3 4 एंड 5, इन पांचों को छोड़कर सभी के सभी हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं और क्षारीय मृदा धातु के नीचे पाए जाते हैं। ये पॉइंट है। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन यही से स्टार्ट होता है कि आयरन कहाँ है, हाइड्रोजन के ऊपर है। सबसे पहले तो हम ये चेक करें कि अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। लिखा तो सही है कि बिलियन का रंग क्यों बदल जाता है, लेकिन वो बदल रहा है नहीं बदल रहा है उस पॉइंट में हम बाद में आएंगे। सबसे पहले ये तो चेक कर लें कि अभिक्रिया पॉसिबल है कि नहीं, वो भी तो समझना है हमें। तो आप देख रहे हो आयरन यहाँ हाइड्रोजन के नीचे नहीं है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन के कहाँ होगा, ऊपर। और कॉपर कहाँ है प्यारे बच्चों, ये हाइड्रोजन के नीचे है। मतलब आयरन कॉपर को यहां से आसानी से क्या करेगा, विस्थापित करने का कार्य करेगा। यहां से आयरन कॉपर को आसानी से विस्थापित करेगा। जब विस्थापित करेगा तो क्या बनेगा वो देख लेते हैं हम। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, सबसे पहले ये देख लो। अगर आयरन कॉपर को विस्थापित कर रहा है तो क्या बना, FeSO4 प्लस Cu। अगर आपको इस रिएक्शन में एक क्वेश्चन ये और बढ़ा दिया जाए, कौन सी अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, हालांकि दिया नहीं है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बढ़ा दिया जाए कि कौन सी अभिक्रिया होती है तो आपका आंसर क्या होगा। हमारा राइट आंसर होगा एकल विस्थापन, हमारा राइट आंसर होगा एकल विस्थापन। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन हो रहा है या प्रतिस्थापन। लेकिन प्रतिस्थापन या विस्थापन भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो उनमें से एक टाइप का है ये, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन। अब इसका कलर कैसा है, कॉपर की उपस्थिति में ये कैसा होगा, गहरा नीला, ये गहरा नीला है। और ये हल्का पीला, आयरन की उपस्थिति के कारण ये हल्का पीला हो जाएगा। तो कलर क्यों चेंज हो रहा है उसका रीजन पूछा है। तो कलर इसलिए चेंज हो रहा है बेटा क्योंकि आयरन कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित करने का कार्य कर रहा है। और जहां पहले कॉपर था वहां आकर के कौन जुड़ गया, आयरन। इसलिए इसका कलर गहरे नीले से हल्के पीले में परिवर्तित हो जाता है। अब अगर हम नाम लिखे, ये आपका आयरन है, इसका नाम क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉपर सल्फेट। बट इसका एक और नाम है कॉपर सल्फेट, बट प्यारे बच्चों इसका एक और नाम है कॉपर, इसका एक और नाम है क्यूप्रिक सल्फेट।
क्यूप्रिक सल्फेट। क्यों? क्योंकि पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं कि Cu के ऊपर अगर एक प्लस आता है दैट इज कॉल्ड क्यूप्रस, इसको क्यूप्रस आयन कहते हैं। और अगर Cu के ऊपर 2 प्लस आता है तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक आयन। सेम कंडीशन आयरन के साथ भी होगी कि आयरन पे अगर 2 प्लस आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? फेरस, इसको फेरस बोला जाएगा। और आयरन के ऊपर अगर 3 प्लस आ रहा है, ट्रिपल प्लस आ रहा है, उसको हम फेरिक बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे फेरस बना है इसलिए हम यहाँ पे फेरस सल्फेट लिखेंगे, फेरस सल्फेट। दैट्स क्लियर। या दूसरा लिखना चाहते हैं तो आयरन सेकेंड सल्फेट, और ये सेकेंड क्या कर रहा है? उसकी संयोजकता को बता रहा है, आयरन सेकेंड सल्फेट, ये इसके नाम हो गए। और हमने विस्थापित किसको किया है? कॉपर को, तो कॉपर का नाम ये हो गया। आशा है, पूर्ण विश्वास है आपको पूरी टॉपिक समझ में आए होंगे। तो ये पूरा यहाँ पर हम 2 आंसर प्राप्त कर रहे हैं। पहला आंसर क्या हुआ कि आयरन ने कॉपर को क्या किया? विस्थापित किया, जिसके कारण वो गहरे नीले से हल्के पीले में परिवर्तित हो गया। दूसरा क्या था? कौन सी अभिक्रिया होती है? तो अभिक्रिया कौन सी हुई? एकल विस्थापन। और जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट थे वो सारे आपको दिए गए हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। चलिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। द्वि विस्थापन, ये कंप्यूटर से जब टाइप करते हैं प्यारे बच्चों तो ये नहीं हो पाता है। चलो मैं लिख देता हूं इसको, द्वि विस्थापन। द्वि नहीं आ पाता है। चलिए, ये टाइपिंग मिस्टेक आपको कई जगह देखने को मिली है। आप भी सोच रहे होंगे जब एक बार मिल गया तो दोबारा सही क्यों नहीं हुआ? तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये जो द्वि आ रहा है ये किसी तरह से कंप्यूटर में बन नहीं पा रहा है, इसलिए हमें बार बार उसको लिखना पड़ रहा है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण पूछा है तो सबसे पहले विस्थापन, परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या करता है? विस्थापित करने का कार्य करता है। लेकिन अगर वो आयनित हो जाए और एक आयन दूसरे आयन को क्या करे? विस्थापित करने का कार्य करे, तो वो अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है? द्वि विस्थापन। जैसे एक एग्जांपल दें हम आपको, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड, ये हम शब्द समीकरण लिख रहे हैं। जो बनेगा वो क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। दैट्स क्लियर। ये हमारा शब्द समीकरण है, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? लेड का सिंबल होता है पीबी, प्लम्बम। ये भी सामान्य नाम और उसके लैटिन नाम दोनों से मैचिंग हम दे रहे हैं, प्लम्बम, पीबी। और ये क्या हो गया? लेड। नाइट्रेट का NO3, लेड का, लेड की संयोजकता 2, नाइट्रेट की 1, तिर्यक गुणा NO3 का 2। तो क्या फॉर्मूला बचा बना मेरे प्यारे बच्चों? पीबी NO3 का होल ट्वाइस, पीबी NO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम। यू नो दैट पोटेशियम की संयोजकता 1, और आयोडाइड, आयोडीन किस परिवार का? हैलोजन। हो सकता है आपको आयोडीन की संयोजकता ना पता हो, लेकिन आपको फ्लोरीन और क्लोरीन की पता होगी। दोनों की संयोजकताएं कितनी होती है? 1। उसी परिवार का आपका आयोडीन है, तो ले लो आराम से। आई भी 1 हो गया, 1 1 से कैंसिल, सीधा फॉर्मूला लिख लो KI, सीधा फॉर्मूला लिख लो KI। चलो, कंडीशन क्या करते हैं? कंडीशन क्या करते हैं हम आपको बताते हैं। लेड अगर इसका आयनन करें तो पीबी पे कितना प्लस आएगा? 2 प्लस।
फिर प्लस NO3 पे कितना माइनस आ रहा है, 1 माइनस। ये लेड नाइट्रेट का आयरन हुआ, इसका आयरन करें K प्लस, फिर प्लस I माइनस। लेड पे प्लस है, आई पे माइनस है, प्लस हमेशा माइनस से जुड़ेगा, तो ये क्या बनाया, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड में भी कहानी क्या आ रही है वो देखो, लेड की संयोजकता 2, आयोडीन की संयोजकता 1, दोनों का तिर्यक गुणा, तो फॉर्मूला क्या बना, PbI2। PbI2 फॉर्मूला इसके हिसाब से। दूसरा क्या बचा हुआ है, K पे भी 1 प्लस है और NO3 पे भी 1 माइनस है। अगर 1 प्लस और 1 माइनस है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमें फॉर्मूला क्या मिला, KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, लेड आयोडाइड, PbI2। तो ये आप देख रहे हो, एक आयन ने दूसरे आयन को क्या किया, विस्थापित करने का कार्य किया। अगर दोनों आयन एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पॉइंट होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो NO3 का होल ट्वाइस है और यहाँ NO3 अकेला है, तो इसके आगे क्या करेंगे, बहुत जल्दी इसके आगे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो क्या हो गया, 2 अणु बने किसके, पोटेशियम नाइट्रेट के, और यहाँ नाइट्रेट पहले से ही 2 है। और सबसे बड़ी सहूलियत क्या है, आयोडीन भी हमारे पास 2 है और यहाँ पोटेशियम भी कितना हो गया, 2। तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, बस इसके आगे क्या करो, 2 लगा दो। इस तरह से द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हमने प्राप्त की और उसको संतुलित करने का भी कार्य किया। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको सारे रिएक्शन जो आज तक समझाए गए, पढ़ाए गए, चाहे रासायनिक समीकरण हो, चाहे संतुलित करना हो, चाहे न संतुलित करना हो, बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच।